हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है एमएच नहीं बोल रही, सॉरी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एचएससी 2025 बोर्ड एग्जाम वन शॉट सीरीज। इसमें हमने आपको ऑलमोस्ट 10 से 11 चैप्टर्स के वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं। यानी कि अगर हम देखें कौन से चैप्टर के वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6, ओके, और चैप्टर नंबर 8, 9, 12, 11 भी प्रोवाइड कर दिया, 8, 9, 11 एंड 12। तो ये 6 चैप्टर्स और ये 4 चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स का कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7 का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उन चैप्टर्स के बारे में रिविजन करेंगे जो पिछले 3 साल में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर नहीं करने वाली हूँ। तो अगर कोई बच्चा सीईटी एग्जाम के लिए ये वीडियो देख रहा है तो मेरा उसको ये सजेशन होगा कि सीईटी एग्जाम के लिए आप ये वीडियो मत देखो, आप लास्ट ईयर का हमारा वन शॉट वीडियो देख सकते हो सीईटी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर रहे हैं। तो देखो इस चैप्टर का वेटेज कितना है, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक बार देख लेते हैं और फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना 2022 का ईयर का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हार्मोन के बेसिस पे है, यानी टॉपिक नंबर 7.9। ये क्वेश्चन भी हार्मोन के बेसिस पे है 7.9। ये ग्रोथ कर्व वाला क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर 7.6 आई गेस, यस हाँ करेक्ट। फिर 7.5 है, सॉरी 7.5, ये हार्मोन वाला क्वेश्चन है तो 7.9। दिस इज ऑल्सो हार्मोन वाला क्वेश्चन 7.9। तो दो टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे 2022 में। 2023 का अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो 7.9, ये क्वेश्चन मिनरल्स वाले टॉपिक में से आया है 7.12। दिस इज ऑल्सो हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन 7.9, हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन 7.9, हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन 7.9, ठीक है। फिर 2024 में पहला एमसीक्यू हार्मोन वाला, दूसरा क्वेश्चन हार्मोन वाला। ये जो टॉपिक है 7.6 वाला टॉपिक है और वापस से हार्मोन वाला क्वेश्चन। अगर आप लास्ट 3 साल के क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे तो आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि 7 मार्क्स का जो चैप्टर है दिस इज फॉर 3 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 एंड 1 + 1, ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का जो चैप्टर है इसमें से हार्मोन वाले टॉपिक्स में से कम 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 7.9 वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है या ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उन बच्चों को मैं एक ही सजेशन दूंगी, आप हार्मोन्स वाला टॉपिक करके जाओ, बाकी सब ऑप्शन में छोड़ दो। और जिन बच्चों को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं तो उस बच्चे के लिए ये वीडियो परफेक्ट है। इस चैप्टर में हम सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और वो 4 टॉपिक्स कौन से हैं, 7.5, 7.6, 7.9 एंड 7.12। हम सिर्फ ये 4 टॉपिक्स करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी हम किसी टॉपिक को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और कंटेंट बहुत ज्यादा कवर करना है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि हमारा MHT CET, MH BSc नर्सिंग CET के लिए जो वरदान बैच हम लॉन्च करते हैं उसका वर्जन 2.0 लॉन्च हो चुका है। इस बैच में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया है, चैप्टर नंबर 8 फिनिश कर दिया है और अब ये बैच हमारी बोर्ड एग्जाम्स के बाद फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी और हम आगे के चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। इस बैच में हम सिर्फ बायोलॉजी का सिलेबस कवर करते हैं, CET और BSc नर्सिंग का। तो जिनको CET एग्जाम देनी है, BSc नर्सिंग का एग्जाम देना है, वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई बैच ज्वाइन नहीं करना है, आपको बस फ्री मटेरियल यूज करना है, तो ऐप को लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 लाइन दिखाई देगी, उस 3 लाइन पे क्लिक करो और वहां पे आपको दिखाई देगा फ्री मटेरियल का सेक्शन, तो वहां जाकर आप फ्री मटेरियल यूज कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ MHT CET या नर्सिंग एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना है तो आप हमारा मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चा वरदान बैच ज्वाइन करेगा उसको मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा, और अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लोगे तो आपको वरदान बैच नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला, हम सिर्फ 4 टॉपिक करने वाले हैं, 7.5, 7.6, 7.9 एंड 7.12। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7.5 से। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ कर्व वाला टॉपिक है ये, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको CET में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है। तो अभी ग्रोथ कर्व और उसके टाइप्स के बारे में क्या बताया गया है, देखो सबसे पहली बात तो ग्रोथ कर्व का डेफिनेशन समझते हैं। ग्रोथ इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज ग्रोथ वर्सेस टाइम। मतलब अगर हम ग्रोथ का ग्राफ देखें तो कितनी ग्रोथ कितने टाइम में हो रही है,
ये हम टाइम के साथ कैलकुलेट करते हैं, ग्रोथ को हम हमेशा टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें ग्रोथ का पैरामीटर समझ में आता है। सो द शेप ऑफ द कर्व डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ पैटर्न। हमारा ग्राफ कौन से शेप का होगा, सीधा जाएगा, लीनियर जाएगा, या हाइपरबोला बनाएगा, या सिग्मोइडल होगा, ये सब डिपेंड करता है कि कैसा ग्रोथ हमको देखने मिल रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ग्रोथ वी सी 3 मेन टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व, लीनियर ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। पहला ग्रोथ कर्व जो लीनियर ग्रोथ कर्व है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ में हमें देखने मिलता है। मतलब ऐसा कुछ टाइप का ग्रोथ हमें देखने मिलती है कि आपको कांस्टेंट ग्रोथ देखने मिल रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे सक्सेसिव ऑर्डर्स में ग्रोथ हो रही है। तो अगर ऐसी ग्रोथ आपको देखने मिल रही है जहां कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी टाइप की ग्रोथ को हम एरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। और इस ग्रोथ में हमको लीनियर कर्व देखने मिलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन देखने मिलती है। दूसरा ग्रोथ होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व। ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व में हमको ऐसा जे शेप्ड ग्राफ देखने मिलता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, आपको 1 से 2, 2 से 4 डबल सेल्स देखने मिलते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिकली एक्सपोनेंशियली सेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, यहाँ पे एरिथमेटिकली सेल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 1 से 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। मतलब यहाँ कांस्टेंट नंबर में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन डबल होता है, सिर्फ इंक्रीज नहीं होता है, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। तो ऐसे फेज में हमको जे शेप का कर्व देखने मिलता है, ठीक है। एंड इट इज वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया एंड इट इज अंडर आइडियल कंडीशंस वेयर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। लेकिन ये वाला जो ग्रोथ कर्व है ये भी आइडियल है, रियलिटी में ऐसा ग्रोथ कर्व देखने नहीं मिलता। और ये वाला जो ग्रोथ कर्व है ये भी आइडियल है, रियलिटी में ऐसा ग्रोथ कर्व भी देखने नहीं मिलता। लेकिन जो सबसे रियल ग्रोथ कर्व है वो है सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड कर्व। इसमें हमको क्या देखने मिलता है, नेचुरल ग्रोथ पैटर्न देखने मिलता है। क्योंकि सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व में आपको 3 फेजेस देखने मिलते हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड लॉग फेज। सॉरी, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। लैग फेज में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे ग्रो होते हैं। और फिर एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एकदम से स्पीड पकड़ती है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है और रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ग्रोथ एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेती है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज। सो ये वाला फेज ज्यादा रियल है, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 13 में भी आपको बताया गया है। इट रिप्रेजेंट्स द नेचुरल ग्रोथ पैटर्न ऑफ मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड यहाँ पे 3 फेजेस देखने मिलते हैं। लैग फेज में सबसे स्लो ग्रोथ रेट होती है, एक्सपोनेंशियल फेज में रैपिड ग्रोथ रेट होती है क्योंकि फूड रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है और मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। एंड लास्ट में आता है स्टेशनरी फेज, यहाँ पर ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेज, फूड, न्यूट्रिएंट्स सब लिमिटेड हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आगे जाके स्टार्टिंग में स्लो है, फिर एकदम से फास्ट होगी, फिर वापस आगे जाके स्लो हो जाएगी। तो ये जो एस शेप कर्व है इसको बोलते हैं सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ मतलब क्या होता है, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल द ग्रोथ फेजेस। किसी भी प्लांट में, किसी भी बैक्टीरिया में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूरी ग्रोथ कंप्लीट होने के लिए जितना टोटल टाइम चाहिए होता है उस टाइम को बोलते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। यानी इतने टाइम में ये ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली ग्रो हो सकता है। तो इसके मेन की पॉइंट्स क्या है, लीनियर ग्रोथ मतलब कांस्टेंट ग्रोथ, स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी ग्रोथ डबल पॉइंट से हो रही है, डबल स्पीड से हो रही है। सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व नेचुरल ग्रोथ पैटर्न है एंड दिस इज मोर रियलिस्टिक, इट इज नॉट आइडियलिस्टिक। और जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट सोर्सेज कम होते जाएंगे, वैसे वैसे ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो होते जाएगी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है 7.6। इसमें से आपको 2024 मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो, व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, इसीलिए हम ये टॉपिक देख रहे हैं 7.6 वाला टॉपिक। ओके, हाँ। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, इनका डिस्टिंग्विश बिटवीन और इनका डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। अभी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, कोई सेल आगे जाके जब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है तो उस कैपेसिटी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस बाय विच immature cells mature and they become structurally and functionally specialized। यानी जब कोई सेल, इमेच्योर सेल आगे जाके अपना स्पेशल फंक्शन दिखाना स्टार्ट करता है, जब कोई इमेच्योर सेल आगे जाके कोई स्पेसिफिक फंक्शन दिखाएगा, जैसे समझो मेरिस्टेमेटिक सेल इज योर इमेच्योर सेल, आगे जाके ये सेल स्पेसिफिक फंक्शन दिखा रहा है, मतलब या तो इससे रूट बन रहा है, या तो इससे स्टेम बन रहा है, या तो इससे सीड सेल्स बन रहे हैं, जाइलम फ्लोएम बन रहा है।
तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। और ये सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल से ओरिजिनेट होते हैं। आगे जाके इनका स्ट्रक्चर परमानेंट हो जाता है और ये वही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमंस के केस में जब एम्ब्रियो छोटा होता है, जाइगोट छोटा होता है, तो उसके जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। आगे जाके जब ऑर्गन्स बनते हैं, अभी जैसे हमारी आईज, ये आईज का जो स्ट्रक्चर है एक्टोडर्म से बना है। अब इसका फंक्शन तो फिक्स है ना, और इसकी स्ट्रक्चर भी नहीं बदलने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? पैरेन्काइमा टिश्यू एंड हाइड्रोफाइट्स, मतलब वाटर प्लांट्स, दे डेवलप लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस फॉर बॉयंसी एंड एरेशन। मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स पानी में होते हैं, उन प्लांट्स का जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, वो पैरेन्काइमा टिश्यू स्पेस अपना बड़ा कर लेता है, स्ट्रक्चर बड़ा कर लेता है, ताकि उसमें हवा भर जाए, ताकि वो प्लांट्स पानी में फ्लोट हो सके। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स, दे स्पेशलाइज टू कंडक्ट वाटर एंड फूड। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। एक बार जाइलम और फ्लोएम अच्छे से डेवलप हो गए तो ये दोनों का फंक्शन भी फिक्स हो जाता है, फिर ये फंक्शन बदलता ही नहीं है। और इसका लिमिटेशन क्या है? मतलब व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस? अगर एक बार कोई सेल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ले लेता है तो उसकी आगे डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जरूरत पड़ने पे फिर से अपनी कैपेसिटी को रीगेन कर सकते हैं, और ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो अगर कोई सेल परमानेंट हो गया था लेकिन वो फिर से डिवाइड होने लगा, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। यानी ये सेल परमानेंट हो गया था लेकिन ये अब फिर से डिवाइड करने लगा, और इसके वजह से हमको प्लांट टिश्यू में अगर कोई इंजरी हुई है, कोई स्टेम टूट गया है, कोई लीफ टूट गई है, कोई लेयर निकल गई है, तो वो रिपेयर होते हुए दिखाई देती है। इट शोज रीग्रोथ एंड हीलिंग इन प्लांट्स। और इसका एग्जांपल क्या आएगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम विच इज फॉर्म्ड बिटवीन पैरेन्काइमा एंड वास्कुलर बंडल्स। मतलब जाइलम फ्लोएम और मेन कॉर्क के बीच में, ये मेरा जाइलम फ्लोएम है और ये मेरा आउटर टिश्यू है, इनके बीच का अगर कोई कैम्बियम टिश्यू डैमेज हो गया है तो ये फिर से रिपेयर हो सकता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। या कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क कैम्बियम भी फिर से रिपेयर हो सकता है। 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा था व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम। मतलब अंदर जाइलम रहता है, जाइलम के बाद यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू के बाद ऐसे प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू होता है, और फिर इसके बाहर अपना मेन कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन का कॉर्टेक्स रहता है। ये बीच बीच में जो स्पेस रहती है, ये स्पेस को बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो ये कॉर्क कैम्बियम भी डी डिफरेंशिएशन करके ही बना है। मतलब बेसिकली टिश्यू परमानेंट होने के बाद फिर से डिवाइड हुआ तो आपको कॉर्क कैम्बियम मिला। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि हमने 11वीं में पढ़ा है कैम्बियम के वजह से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैम्बियम का मैं एक सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ। गाजर तो सबने खाया होगा, अभी गाजर के हलवे का सीजन चल रहा है, पर मैं हलवा वाला गाजर की बात नहीं कर रही हूँ। जो दूसरा गाजर आता है ना, सैलेड वाला, वो जो ऑरेंज कलर का रहता है, थोड़ा कड़क रहता है, थोड़ा कड़वा रहता है। अगर आपने वो कैरेट देखा होगा तो उसके अंदर येलो येलो, जैसे ही आप गाजर खत्म करते हो तो नीचे जैसे वो मोटा वाला पार्ट आता है, वहां पे ना अंदर कड़वा वाला पार्ट आ जाता है, येलो येलो कलर का रीजन, वो ज्यादा कड़वा होता है, वो कैम्बियम वाला रीजन है। उस कैम्बियम को अगर आप मिट्टी में डालोगे तो आपको नया गाजर का पेड़ मिलेगा। वो जो कैम्बियम है उसकी वजह से हमको न्यू प्लांट मिलता है, यानी कि इट इज द सेकेंडरी पार्ट ऑफ दैट प्लांट। सो इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ बाय प्रोडक्शन ऑफ न्यू टिश्यूज। सो दिस इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? कि सेल परमानेंट हो गया। डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या? जो सेल परमानेंट हो गया था वो फिर से डिवाइड करने लगा। और रीडिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा? कि ये सेल जो परमानेंट हो गया था वो फिर से डिवाइड करके अब ये जो न्यू सेल बनेगा, ये न्यू सेल फिर से परमानेंट हो जाएगा, इट विल बिकम परमानेंट वंस अगेन। तो अब यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि जो डी डिफरेंशिएट सेल हुआ था वो फिर से एक बार परमानेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो कैम्बियम से बना है। एंड इट एंश्योर्स प्रॉपर टिश्यू स्पेशलाइजेशन आफ्टर रीजनरेशन। मतलब सेकेंड टाइम जब कोई नया टिश्यू बनता है प्लांट में तो वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमको रीडिफरेंशिएशन से पता चलता है। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं? डिफरेंशिएशन मतलब क्या? कि सेल मेच्योर होके डिवीजन करना स्टॉप कर देता है। डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या? कि जो सेल डिवाइड करना स्टॉप कर दिया था वो सेल फिर से डिवाइड होने लग जाता है, इट रीगेन्स डिवीजन एबिलिटी। और रीडिफरेंशिएशन मतलब क्या? जो सेल डी डिफरेंशिएट हो गया था वो फिर से एक बार मेच्योर हो जाता है।
तो ये साइकिल रिपीट होते रहती है एंड दिस साइकिल प्लेज क्रूशियल रोल इन प्लांट ग्रोथ, इन प्लांट रिपेयर एंड इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो आई होप आपको दो टॉपिक समझ गए। अब जाते हैं सीधा टॉपिक नंबर 7.9 में, दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलराइट, सो ग्रोथ हार्मोन्स वाले टॉपिक में हमको क्या बताया है, हम इसका समरी देखने वाले हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये पॉइंट्स आपको रिवीजन करने के लिए हेल्प कर सके। दिख रहा है ना क्लियर? हाँ ठीक है, ओके। सो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन्स मींस केमिकल मैसेंजर्स। सो दीज आर इंटरनल फैक्टर्स जिसके वजह से हमारी प्लांट की ग्रोथ रेगुलेट होती है, यानी ज्यादा कब करनी है, ग्रोथ कब स्टॉप करनी है, फ्रूट्स कब स्टार्ट करने हैं, लीव्स कब डेवलप करना है, ये सब कुछ। सो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हेल्प इन प्रमोटिंग, इनहिबिटिंग और मॉडिफाइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से ही हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को हम प्रमोट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ओके, अब डेफिनेशन की अगर हम बात देखें तो थिमन एंड पिंकस, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को कैसे डिफाइन किया? दे डिफाइंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो नेचुरली प्लांट्स में बनते हैं, जिसके वजह से प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। और जहां पे ये हार्मोन बनते हैं, ये हार्मोन वहां पे काम नहीं करते, जहां ये हार्मोन बनते हैं वहां से दूर जाकर ये हार्मोन एकदम कम क्वांटिटी में एक्टिवली काम करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर हम देखें तो दो टाइप के रेगुलेटर्स होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर मतलब क्या होते हैं? ये हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटर मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। लेकिन इसमें ये जो इथिलीन हार्मोन है, ये जो गैसियस हार्मोन है, ये 2 in 1 फंक्शन दिखाता है। ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है, ठीक है। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हमको अलग अलग हार्मोन्स के बारे में बताया है, लेकिन मैं अगर आप रिवीजन, क्विक रिवीजन करना चाहते हो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑक्सिन हार्मोन किसने डिस्कवर किया, ऑक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा प्रीकर्सर चाहिए, ऑक्सिन हार्मोन के नेचुरल एग्जांपल्स क्या हैं, इसके सिंथेटिक एग्जांपल्स क्या हैं, और ऑक्सिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है। ये 6 कॉलम्स आपको कंपलसरी एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप देखो क्वेश्चंस का पैटर्न देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो, which hormone is responsible for efflux of potassium ions from guard cells and they act as anti-transparent। तो कौन सा हार्मोन एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है? इधर देखो, आपको इसी टेबल में मिल जाएगा आंसर। विच हार्मोन एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शंस में आपको लिखा हुआ है कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है। तो आपको आपका इसका आंसर मिल गया, यस। देन नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब IAA हार्मोन का प्रीकर्सर कौन है, कौन से केमिकल के वजह से आपका, मतलब कौन से केमिकल की वजह से इंडोल एसिटिक एसिड बनता है? ट्रिप्टोफैन के वजह से। तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता चल गया। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हार्मोन वाले टॉपिक से। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रिप्टोफैन, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये जो ग्रोथ कर्व है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। आपको सिर्फ नाम बताना है कि ये कौन से टाइप का ग्रोथ कर्व है। तो ये कौन से टाइप का ग्रोथ कर्व है? ये हमारा जे शेप्ड कर्व है। टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? ज्योमेट्रिक, ब्रैकेट में आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। कौन से टाइप का ग्रोथ कर्व है ये? ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अब यहाँ पे वापस हार्मोन्स के बेसिस पे क्वेश्चन आया है। एब्सिसिक एसिड इज द कॉमन नेम गिवन टू 2 आइडेंटिकल सब्सटेंसेस व्हिच वर आइसोलेटेड सेपरेटली, नेम देम। कौन से दो केमिकल्स को मिलाकर एब्सिसिक एसिड का नाम दिया गया? एक केमिकल का नाम था डॉर्मिन और एक केमिकल का नाम था एब्सिसिन। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो अभी आपको पता चलेगा। एंड गिव द केमिकल फीचर्स ऑफ एब्सिसिक एसिड, मतलब एब्सिसिक एसिड कौन से केमिकल कंपोनेंट से बना है। व्हाट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स। गैसियस हार्मोन एक ही है, दैट इज इथिलीन। तो इथिलीन हार्मोन के बारे में ना आपको हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो 2022 में भी इथिलीन वाला क्वेश्चन है, 2023 में भी इथिलीन वाला क्वेश्चन है, और 2024 में भी इथिलीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिलेज एंजाइम इन बनाना। क्लोरोफिलेज एंजाइम इथिलीन हार्मोन के वजह से प्रोड्यूस होता है। तो इथिलीन हार्मोन तो टीचर्स का फेवरेट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो हार्मोन्स के ऊपर कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो दिए गए। पहले हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन का आंसर्स देखेंगे। ओके, हाँ,
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो, या मैं आपको हर एक हार्मोन का शॉर्ट में सिनॉप्सिस भी दे देती हूँ, तो आप यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। ऑक्सिन का हार्मोन का काम क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ करना। सो इट इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। किसने डिस्कवर किया था इसको? FW वेंट ने। ऑक्सिन हार्मोन का नेचुरल नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका नाम आपको सीईटी में भी पूछा जाता है और बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, ये 3 लिखना जरूरी है। सो इसका नेचुरल ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम है, और इसके लैबोरेटरी फॉर्म्स, यानी जो हार्मोन हम लैब में बनाते हैं सेम दिखने वाला हार्मोन, तो लैबोरेटरी फॉर्म्स कौन से हैं इसके? इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA, या फिर 2,4-D, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स है। ऑक्सिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? ये सेल का ग्रोथ करता है, एपिकल डोमिनेंस दिखाता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या होता है? एपेक्स में बर्ड्स की ग्रोथ होना। ये देखो, एपिकल डोमिनेंस मतलब जिस प्लांट में एपिकल बर्ड्स ग्रो होंगे उस प्लांट की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, उसकी विड्थ ज्यादा बढ़ेगी। और लेटरल डोमिनेंस मतलब क्या होता है? जहां पे लेटरल बर्ड्स ज्यादा दिखाई देते हैं, तो ऐसे में प्लांट की हाइट ज्यादा बढ़ती है, उसकी विड्थ ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से एपिकल डोमिनेंस होता है, और साइटोकाइनिन की वजह से लेटरल डोमिनेंस होता है। ओके, सो इट शोज एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन हार्मोन टिश्यू कल्चर में भी यूज किया जाता है ताकि कैलस में से जल्दी अच्छे से रूट और शूट का डेवलपमेंट हो सके, तो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट। ऑक्सिन हार्मोन को हम अनवांटेड प्लांट्स मारने के लिए भी यूज करते हैं, मतलब एक तरीके का ये वीडीसाइड के जैसा भी यूज होता है। अनवांटेड जंगली घास अगर हमारी खेत में उग गई है, तो हम ऑक्सिन हार्मोन का थोड़ा सा केमिकल फॉर्म चेंज करके 2,4-D की मदद से वो अनवांटेड घास खत्म कर सकते हैं। ऑक्सिन हार्मोन पार्थेनोकार्पी करने में भी हेल्प करता है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के सीडलेस फ्रूट्स बनाने में भी हेल्प करता है। ऑक्सिन हार्मोन की वजह से फल जो हैं वो जल्दी झाड़ से नीचे नहीं गिरते, मतलब प्रॉपर पकने के बाद ही फ्रूट्स नीचे गिरते हैं। ऑक्सिन हार्मोन रेस्पिरेशन प्रमोट करता है और सीड जर्मिनेशन करने में भी हेल्प करता है। और ऑक्सिन हार्मोन को जब आप प्लांट के पत्तों पे छिड़कते हो, फोलियर स्प्रे, यानी जब आप उसको लीफ पे छिड़कते हो, तो ये फ्लावरिंग जल्दी करने में हेल्प करता है, यानी कि अगर सीजन नहीं आया है तो भी ये प्लांट को जल्दी फ्लावर करने में हेल्प करेगा। ऑक्सिन हार्मोन का एक गलत इस्तेमाल एज अ बायो वेपन किया गया था इंडोनेशिया और वियतनाम के वॉर में, जहां पे एजेंट ऑरेंज यूज किया गया था। व्हाट इज एजेंट ऑरेंज? ये ऑक्सिन हार्मोन का एक केमिकल मिक्सचर है, 2,4-D + 2,4,5-T। इसको यूज करके वियतनाम के जंगलों में पूरा का पूरा जंगल खाली कर दिया गया था, क्योंकि ऊपर हवा से, मतलब ये देखो ऐसा कुछ दिखाया था एजेंट ऑरेंज, प्लेन से ये गैस छोड़ा गया था जिसकी मदद से पूरा का पूरा जंगल सूख गया था, पूरा जंगल ड्राई हो गया था, डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया था वियतनाम वॉर में। तो ये बायो वेपन के जैसा यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन आता है, तो ये था अपना ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन आता है गिबरलिंस। गिबरलिंस हार्मोन हमने चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ा है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोट करता है। कुरोसावा ने ये हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया था, यस, इन फंगस गिबरेला फ्यूजिकोराए। तो गिबरेला फ्यूजिकोराए नाम आपको याद रखना है, और इसका सबसे एक्टिव फॉर्म है गिबरेलिक एसिड 3। दिस इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ गिबरेलिक एसिड। इसके फंक्शंस क्या क्या है? सीड की डोरमेंसी ब्रेक करता है। अगर हमारी सीड के ऊपर डोरमेंट लेयर है, अगर ये लेयर टूटेगी नहीं तो सीड में से प्लांट नहीं निकलेगा, तो ये हार्मोन सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। सीड जर्मिनेशन फास्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारे स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है, मतलब समझो अगर आपका शुगर केन ऐसे छोटा छोटा शुगर केन है, तो इसके नोड्स और इंटर नोड्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम गिबरेलिक एसिड की मदद लेते हैं, तो ये लेंथ बढ़ाता है। जैसे छोटे छोटे ग्रेप्स को लॉन्ग करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट्स। स्टेम इलोंगेशन करने में हेल्प करता है, बोल्टिंग करने में हेल्प करता है। बोल्टिंग मतलब क्या होता है? आपका जो लीफ है, अगर हमारे लीफ की लेंथ बढ़ते जाएगी तो वो लीफ अपने आप ही ऐसे फोल्ड हो जाएगा, एक रोज पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। जैसे कैबेज, बीटरूट, कैबेज में क्या होता है? लीफ उसकी कितनी बड़ी बड़ी रहती है, पर वो लीफ ऐसे फोल्ड हो जाती है, फिर दूसरी लीफ ऐसे फोल्ड हो जाती है, फिर तीसरी लीफ ऐसे फोल्ड हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोल्टिंग बोलते हैं, यानी रोजेट पैटर्न में अरेंज हो जाना, दिखने में ये रोज जैसा दिखाई देता है। देन पार्थेनोकार्पी गिबरेलिक एसिड की मदद से भी होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बनाने में हेल्प करता है, फ्रूट की साइज इंक्रीज करता है। इट रिप्लेसेस वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट। वर्नलाइजेशन मतलब क्या होता है? कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर मुझे प्लांट को विदाउट सीजन ग्रो करना है तो मुझे उसको एक्सट्रीमली कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ता था,
लेकिन जब से गिब्रेलिक एसिड आया है तब से कोल्ड ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गिब्रेलिक एसिड की मदद से आप बिना सीजन के भी प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हो। ये प्लांट को जल्दी बुढ़ा नहीं होने देता, फ्लावर्स और फ्रूट्स को जल्दी नीचे नहीं गिरने देता, और ये मेल फ्लावर्स बनाना स्टार्ट कर देता है फीमेल प्लांट में, मतलब नेचर के अगेंस्ट भी ये थोड़ा सा जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन डिस्कवर किया था स्कूग एंड मिलर ने। सबसे पहला नेचुरल साइटोकाइनिन हार्मोन का नाम क्या है? जियाटिन, जो मेज प्लांट में से डिस्कवर किया गया था, और इसका सिंथेटिक फॉर्म का नाम क्या है? 6 बेंजाइल एडेनाइन। साइटोकाइनिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? साइटो मींस सेल और काइनिन मतलब डिवीजन, तो इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करके प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ये रूट और शूट को डेवलप करने में हेल्प करता है। डोरमेंसी ब्रेक करके जर्मिनेशन फास्ट करता है। प्लांट को जल्दी बुढ़ा नहीं होने देता क्योंकि न्यू सेल डिवीजन करते रहता है। ये लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ करता है, एपिकल बर्ड स्टॉप करके लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ करता है। और ये mRNA, rRNA, tRNA ऐसे अलग अलग RNA सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, जिसकी मदद से प्लांट में प्रोटीन्स बन सके। नेक्स्ट आता है इथिलीन हार्मोन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन, टीचर्स का फेवरेट हार्मोन है ये, गैसियस हार्मोन। डिस्कवर किया था इसको क्रॉकर ने। और इथिलीन हार्मोन बनाने के लिए जो प्रीकर्सर चाहिए हमको वो है इथरेल या इथेफोन। इट इज अ कंपाउंड विच रिलीजेस इथिलीन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। इथिलीन हार्मोन फ्रूट्स पकाता है, ये रूट डेवलप करने में स्टार्ट करता है। देखो मैंने आपको बोला था ना, ये हार्मोन प्लांट को प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है। तो ये प्लांट को प्रमोट कैसे करता है? ये रूट डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है और डोरमेंसी ब्रेक करता है। लेकिन ये प्लांट को इनहिबिट कैसे करता है? ये लीफ और फ्लावर को नीचे गिरा देता है, एब्सिशन करता है, मतलब जल्दी पका के उसको नीचे गिरा देता है। ये हमारी लीफ को ड्राई कर देता है, एपिनास्टी करता है। मतलब इथिलीन हार्मोन के वजह से ही क्लोरोफिलेज एंजाइम बनता है। और ये क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है? इट किल्स क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जिसके वजह से हमारा प्लांट येलो होना स्टार्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं डी ग्रीनिंग इफेक्ट, ओके। एंड इट एक्सेलरेट्स सेनेसेंस, ये प्लांट को बुढ़ा बनाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जल्दी पकने लग जाते हैं। ये डी ग्रीनिंग करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से कच्चा नींबू हरा रहता है बट पकने के बाद वो येलो हो जाता है। कच्चा बनाना ग्रीन कलर का रहता है, पकने के बाद येलो हो जाता है। कच्चा संतरा ग्रीन कलर का रहता है, पकने के बाद ऑरेंज हो जाता है। तो डी ग्रीनिंग इफेक्ट इथिलीन हार्मोन के वजह से होता है, क्योंकि इथिलीन हार्मोन के वजह से क्लोरोफिलेज एंजाइम बनता है। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन, ये फीमेल फ्लावर को जल्दी मेच्योर होने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम एंटी गिबरेलिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि गिबरेलिक एसिड से उल्टा काम करता है ये, ओके। इसको डिस्कवर किया था कान्स एंड एडिकॉट ने। एब्सिसिक एसिड दो अलग अलग केमिकल मिक्सचर को मिलके बनाया गया था। तो एक केमिकल था डोरमिन और दूसरा केमिकल था एब्सिसिन। इसका फंक्शन क्या है? देखो स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारे प्लांट को मरने से बचाना है, तो एब्सिसिक एसिड प्लांट की सारी एक्टिविटी रोक देता है, जर्मिनेशन प्रोसेस स्टॉप कर देता है, सीड को डोरमेंट बना देता है, सारे लीव्स को नीचे गिरा देता है ताकि प्लांट का पानी इवेपोरेट ना हो, सब कुछ स्टॉप कर देता है। तो सीड को डोरमेंट बना देगा, लीफ और फ्लावर्स को नीचे गिरा देगा, ग्रोथ को स्टॉप कर देगा ताकि प्लांट जिंदा रहे, ग्रोथ ना दिखाए बट जिंदा रहे समर सीजन में। स्टोमाटा को बंद कर देता है, जर्मिनेशन प्रोसेस स्लो कर देता है। सिर्फ इसका एक ही फायदा है कि ये शॉर्ट डे प्लांट्स में जल्दी जल्दी फ्लावरिंग करता है, ताकि वो शॉर्ट डे प्लांट्स कम लाइट में फटाक से फ्लावर करके मैच्योर हो जाए। तो बेसिकली एब्सिसिक एसिड स्ट्रेसफुल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अभी ये सब तो हमने पढ़ लिया, बायो एसे फॉर ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है और कौन सा हार्मोन प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं? ऑक्सिन हार्मोन के लिए हम एवेना कर्वेचर वाला टेस्ट कर सकते हैं, यानी वो कोलियोप्टाइल ग्रास वाला। गिबरेलिक एसिड के लिए हम अमाइलेज का टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिबरेलिक एसिड डोरमेंसी ब्रेक करता है और एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी कॉज करता है। तो ये दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं ना। एब्सिसिक एसिड सीड को डोरमेंट बनाता है, गिबरेलिक एसिड सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। दोनों अलग काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। तो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए हमारा सीड का जो कोट होता है, सीड कोट स्टार्च से बना है, और स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए अमाइलेज एंजाइम की जरूरत होती है। तो गिबरेलिक एसिड अमाइलेज एंजाइम बनाता है, इसीलिए हम अमाइलेज टेस्ट करते हैं।
साइटोकाइनिन क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट करता है, साइटोकाइनिन की वजह से सेल डिवीजन होगा तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स बनेंगे। इथिलीन ट्रिपल पी टेस्ट करता है, यानी कि पी मैचुरेशन टेस्ट देखता है। और एब्सिसिक एसिड इनहिबिशन ऑफ अल्फा अमाइलेज टेस्ट, मतलब जो काम गिबरेलिक एसिड करेगा ये उसका उल्टा करेगा। ओके, की फैक्टर्स क्या है, सबका एक एक लाइन में अगर आपको फंक्शन पूछा तो आप क्या बता सकते हो। ऑक्सिन हार्मोन प्लांट की ग्रोथ करता है, फ्रूट फॉर्मेशन करता है, रूट फॉर्मेशन करता है। गिबरेलिक एसिड प्लांट की हाइट बढ़ाता है, पार्थेनोकार्पी करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन करता है और प्लांट को जवान रखता है और शूट बढ़ाता है। इथिलीन हार्मोन फ्रूट पकाने में हेल्प करता है और प्लांट को बुढ़ा करता है। और एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, ये सब कुछ बंद करके सीड को डोरमेंट बना देता है। आप ये वाला जो टेबल है इसमें से ये प्रीकर्सर वाला टॉपिक याद रखो। ऑक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा प्रीकर्सर चाहिए, ट्रिप्टोफैन। गिबरेलिक एसिड बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, मेवेलोनिक एसिड। इथिलीन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा प्रीकर्सर चाहिए, इथेफोन। और एब्सिसिक एसिड बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, मेवेलोनिक एसिड। दोनों का प्रीकर्सर सेम है बट दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो अब हम हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं बाकी के। हाँ, गिव रीजन एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट। एब्सिसिक एसिड को हम एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सारे लीव्स को नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाता है। ये देखो, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सेल डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, सेल इलोंगेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। एब्सिसिक एसिड के वजह से पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के बाहर चले जाते हैं, मतलब ये अपना गार्ड सेल्स है। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था ना प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो गार्ड सेल्स में से जब पोटेशियम आयंस बाहर आ जाएंगे तो गार्ड सेल्स फ्लैट हो जाएगा। अगर गार्ड सेल फ्लैट हो गया तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। अगर स्टोमाटा क्लोज हो गया तो पानी ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, इट विल लीड टू क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन। और ये स्ट्रेस हार्मोन का भी काम करता है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिलेज एंजाइम इन बनाना। क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके वजह से डी ग्रीनिंग इफेक्ट देखने मिलता है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है, क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है, it is the process of decomposition of green pigment in fruits usually by applying ethylene hormone because ethylene hormone activates chlorophyllase enzyme। ये देखो यहाँ पे कहीं पे दिया रहेगा। हाँ, it increases the activity of chlorophyllase enzyme and causing degreening effect in banana। so what is the effect of chlorophyllase enzyme, it causes degreening effect। degreening effect मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं जिसके वजह से हमारा फ्रूट जो है वो मेच्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। कौन से हार्मोन की वजह से एपिकल डोमिनेंस देखने मिलता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। एक फार्मर है उसको अपने फील्ड में से वीड्स रिमूव करना है फ्रॉम द जवार प्लांटेशन, सजेस्ट एनी प्लांट हार्मोन टू रिमूव सच वीड्स। अनवांटेड वीड्स रिमूव करने के लिए हम कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, 2,4-D। और साइटोकाइनिन हार्मोन के दो फंक्शंस बताओ। साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या करता है, ये सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है और लेटरल डोमिनेंस दिखाता है, बर्ड्स का लेटरल डोमिनेंस दिखाता है। और शूट ग्रोथ करता है, स्टेम की ग्रोथ करता है ये। सो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन। आइडेंटिफाई द ग्रोथ हार्मोन विच कॉजेज इनहिबिटरी इफेक्ट। कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिशन दिखाता है, एब्सिसिक एसिड। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बोला था ना इसका फुल फॉर्म पूछते हैं। अब कुछ बच्चे सिर्फ इंडोल एसिटिक एसिड लिख कर आएंगे और कुछ बच्चे इंडोल 3 एसिटिक एसिड लिखेंगे। जिन्होंने ये 3 नहीं लिखा उनको 0 मार्क्स मिलेगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म में 3 आता है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, हमने पहले देखा। इथिलीन का इफेक्ट्स क्या है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इथिलीन। इथिलीन फ्रूट राइपनिंग करता है और ये फ्लावरिंग करता है, सेनेसेंस करता है। अभी जो हमने इतने सारे फंक्शंस देखे वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बचा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग बॉक्स विद रेफरेंस टू सिम्टम्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी। तो टॉपिक नंबर 7.12 शॉर्ट में देख लेते हैं, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। प्लांट्स को मिनरल्स की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है फॉर द बेटर ग्रोथ। तो मिनरल्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। असेंशियल एलिमेंट्स मतलब कौन से होते हैं, जिनके बिना प्लांट की ग्रोथ हो ही नहीं सकती।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अगर ये एलिमेंट्स कम हुए, मतलब समझो गलती से ये मिनरल्स अगर अपने प्लांट को नहीं मिला, तो कौन सी बीमारी हो सकती है, क्लोरोसिस हो सकता है। क्लोरोसिस मतलब कि हमारा लीफ येलो कलर का हो जाएगा, लीफ ऐसे येलो कलर का दिखने लगेगा। दिस कैन अकर बिकॉज ऑफ लो मिनरल्स, ओके। और नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब बीच बीच में लीफ का टिश्यू डेथ हो सकता है, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। बीच बीच में से लीफ का टिश्यू सड़ जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। स्टंटिंग यानी प्लांट की हाइट बढ़ेगी नहीं, हाइट छोटी रह जाएगी। एब्सिशन, मैच्योर होने से पहले ही हमारा जो लीफ है वो नीचे गिर जाएगा, प्लांट में से नीचे गिर जाएगा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। और एक है एक्चुअली नेक्रोसिस हो गया, हाँ क्लोरोसिस भी हो गया। हाँ, मॉटलिंग क्या होता है, यानी लीफ के ऊपर नॉन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, ऐसे व्हाइट कलर या येलो कलर के पैचेस आ जाते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉटलिंग। तो ये कौन से मिनरल्स के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आपको ये टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ना यहाँ पे शॉर्ट में बताया है कि कौन से मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। ये देखो किधर गया, हाँ। तो स्टंटिंग कौन से मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्लोरोसिस कौन से मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, नेक्रोसिस, मॉटलिंग एंड एब्सिशन। तो आपको जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन एक्चुअली इसी के बेसिस पे था। ये देखो, एब्सिशन मतलब प्री मैच्योर फॉल ऑफ फ्लावर्स। तो अगर आपके प्लांट में ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर आएगा मॉटलिंग। 1 मार्क का क्वेश्चन है, खत्म। अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस इज नोन एज मॉटलिंग इफेक्ट। देखो इधर पे, अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, खत्म। ठीक है, फिर भी आगे का बता देती हूँ मैं। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो गए या ज्यादा हो गए तो उसके वजह से भी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। एक्सेस मिनरल्स रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, अगर हद से ज्यादा मिनरल्स हमने प्लांट्स को दे दिया तो भी उसकी ग्रोथ प्रॉब्लमेटिक में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज इनहिबिट्स अपटेक ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मतलब अनवांटेड मिनरल अगर तुम ज्यादा दे दोगे तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे रात को खाना खाने का टाइम हो रहा है, अब खाना खाने से पहले अगर मैं बच्चे को चॉकलेट दे दूंगी तो वो खाना नहीं खाएगा, और अगर रोज रोज ऐसा हुआ खाना नहीं खाया बच्चे ने तो उसको इंपॉर्टेंट मिनरल्स नहीं मिलेंगे। तो दैट इज टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल्स। मिनरल एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म दो टाइप का होता है, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है, डिफ्यूजन या डोनन इक्विलिब्रियम से हो सकता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी की जरूरत होती है। Absorbed minerals move through xylem via the transpiration stream and are distributed through the phloem for plant functions. तो मिनरल्स पहले तो जाइलम की मदद से ऊपर जाता है, लेकिन फिर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। सो इसकी मदद से न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में से इतना ही शॉर्ट में रिवीजन करना है आपको, बेसिकली ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने सब कुछ कवर करवा दिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, जो बच्चा सीईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है, नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो अगर आपको अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। फ्री मटेरियल के लिए आप लॉग इन करके फ्री मटेरियल यूज कर सकते हो, और अगर सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। जो भी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अब आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। आपको चैप्टर नंबर 10 का वीडियो पहले चाहिए या चैप्टर नंबर 13 का वीडियो पहले चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से आपको आपका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। सो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और आपके लिए सीईटी का भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, आई प्रॉमिस। बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें देते रहो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्टडीइंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, सी यू सून।